तो भाई हम लोगों ने तेरे इश्क में देखी इसलिए क्योंकि दोनों की उम्र उस पड़ाव में पहुंच चुकी है जहां से इस फिल्म का हम पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, कि क्योंकि एक तरफा प्यार के ऊपर बेस्ड ये कहानी है और बहुत लोग कह भी रहे थे ये कि ये रांझना का एक सीक्वल होगा, लेकिन हालांकि फिल्म में रांझना से जुड़ी एक दो हिंट्स आपको मिलेंगी, लेकिन पूरी तरीके से रांझना से बिल्कुल ही अलग स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। कहानी का बैकग्राउंड दिल्ली का है। इस बार एक आवारा लड़का है शंकर, जिसे गुस्सा बहुत आता है। एक लड़की है मुक्ति, जो उससे ये कहकर दोस्ती करती है कि मुझसे प्यार मत करना, लेकिन मैं तुम्हारा वायलेंस खत्म कर दूंगी। शंकर दिल्ली में बड़ा हुआ लड़का जो बचपन में ही एक हादसे में अपनी माँ को खो देता है। पिता के रोल में प्रकाश राज हैं, जो कोर्ट में नोटरी का काम करते हैं। एक दोस्त है जो उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है। शंकर मुक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसे प्यार भी हो जाता है। मुक्ति को कभी उससे प्यार ही नहीं होता, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आती है उसी बैकग्राउंड का कोई जीवन साथी ढूंढ रही होती है। इस एक तरफा प्यार को लेकर शंकर को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। मुक्ति ये बार बार क्लियर करने की कोशिश करती है, कभी उसके घर जाकर और कभी अपने पिता से बात करवा कर कि शंकर प्यार में ना पड़े या फिर ये समझ जाए कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। मगर जब भी इसकी हल्की सी भी कोशिश होती है, चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि सब कुछ हाथ से फिसलने जैसा लगता है। मगर एक समय आता है जब मुक्ति को खुलकर ये कहना पड़ता है कि शंकर से उसे कभी प्यार ही नहीं था। दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, मगर कहानी खत्म नहीं होती। शंकर का दर्द शुरू होता है, बदलाव का सफर शुरू होता है। मुक्ति भी अलग सफर पर निकल पड़ती है, मगर वो चीजों से उबर नहीं पाती। कहानी दोनों को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दोनों का फिर से आमना सामना होता है। फिर जो भी होता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। एक अच्छी कहानी है जिसे देखेंगे तो शुरुआत के 10-15 मिनट को छोड़ दें तो ये उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या होगा। कहानी कहीं कमजोर नहीं पड़ती, कहीं भी लंबी नहीं लगती, यानी ट्रीटमेंट बहुत शानदार है। हाँ, इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो कुछ जगह कुछ चीजें खटकेंगी आपको। क्या खटकेगा वो अगर मैं आपको बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, मगर अगर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फुल पैसा वसूल कहानी है। कुल मिलाकर इन द वर्ल्ड ऑफ सैयारा दिस कुड बी योर न्यू रांझना। सत्यम, एक्टिंग कैसी लगी सबकी? देखिए, मैं एक एक करके, चूंकि हमने पॉइंटर्स बनाया हुआ है तो मैं एक्टिंग पर एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले धनुष की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लीड एक्टर हैं। धनुष की एक्टिंग मुझे बढ़िया लगी। जब वो चाहे वो एक लवर के रूप में, अब उनके लिए तो वो प्यार ही था, एक तरफा मोहब्बत हो चाहे जो भी हो, प्यार तो प्यार ही होता है जाकिर भाई। तो चाहे वो एक लवर बॉय के रूप में हो, चाहे वो जब वो कॉलेज स्टूडेंट, मतलब डूसू प्रेसिडेंट होते हैं। वो कहानी दिल्ली की है चूंकि, तो वो जब कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे जो भी वो तांडव करते हैं, तो जब उस रूप में होते हैं वो रूप ले लीजिए। एक बेटे के रूप में आप उनको देख सकते हैं, उस रूप में भी। और ट्रेलर से आपको पता चली गया होगा कि वो एयरफोर्स में ऑफिसर होते हैं, तो वो रोल में भी, सभी रोल में धनुष ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग किया है। और ये जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब वो कॉलेज स्टूडेंट के रूप में होते हैं तब, और जब वो प्रॉपर जब ऑफिसर के रूप में होते हैं तब, दोनों रूप में वो अच्छे लगे हैं। और एज डिफरेंस दिख रहा है। आजकल डी एजिंग वगैरह के चक्कर में चीजें खराब हो जाती हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज याद आ रही है, रब ने बना दी जोड़ी जो मूवी थी, जिसमें शाहरुख खान को एक मूंछ चिपका कर एक अलग रूप दे दिया गया था और वो जवान वाला रूप में उनके बाल स्पाइक्स कर दिए गए थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। धनुष के साथ इस मूवी में सबसे अच्छी चीज ये लगी कि वो एक जो टाइम, मतलब ट्रैवल होता है, कहानी आगे जाती है, तो उसमें उनका एज गैप दिख रहा है बिल्कुल। कृति सेनन की एक्टिंग की बात करते हैं। कृति सेनन शुरुआत में ना, ट्रेलर में भी देखने पे मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो रोल उनके ऊपर जचेगा नहीं जचेगा। और इनफैक्ट बीच में, मूवी के बीच में मैंने बोला भी इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने एक्टिंग से 2 घंटे 32 मिनट या 2 घंटे 47 मिनट, पौने 3 घंटे की फिल्म है, अंत तक ना उन्होंने कन्विंस कर दिया है कि भाई जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ उस फेज में मैं वैसी थी, जब मैं मैच्योर साउंड कर रही हूँ तो मैं मैच्योर हूँ। और उन्होंने उसको साबित किया। मैं कृति सेनन को ना, मिम्मी एक फिल्म आई थी ना, उसके बाद ना मैंने उनको बहुत सीरियसली लेने लगा। अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं धनुष के दोस्त
प्रियांशु पेन्यूली नाम है, उस पे आप बताइए उनकी एक्टिंग आपको बहुत अच्छी एक्टिंग लगी मुझे। जो फर्जी में शाहिद कपूर के दोस्त बने थे, क्या नाम था उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। दोपहिया मूवी में भी उन्होंने लगभग लीड रोल वाला, दोपहिया वेब सीरीज जो आई थी उसमें लगभग लीड रोल किया था। इन दोनों एक्टर्स के अंदर मुझे फुल पोटेंशियल दिखता है कि इनको आने वाले समय में फिल्मों में एक बहुत बड़ा स्पेस मिलने वाला है। मतलब इनके कोई एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जाएगा जहां से ये फिल्मों में अच्छा खासा स्क्रीन प्रेजेंस इनका होगा, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स के अंदर में काफी पोटेंशियल है। और वो जब पर्दे पर आते हैं तो 1 मिनट के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बोरिंग हो रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है। वो परफेक्टली फिट बैठते हैं उस कैरेक्टर। मिर्जापुर में भी हम लोगों ने देखा है, ठीक, ये भी ठीक है, ऐसे करके जो करते हैं ना उन्हीं एक्टर की बात हो रही है। और हम लोगों की ये शिकायत भी है कि उनको ना स्क्रीन स्पेस थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था, और उनकी कहानी जो है वो बीच में कहीं रह जाती है, जो कि रांझना में ये शिकायत नहीं थी, राइट। बट किरदार जो है रहता है, दोस्त का किरदार बहुत बढ़िया है, लेकिन इस फिल्म में जो है वो एक मिसिंग है। उसके अलावा हम कृति के पापा तोता रॉय चौधरी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको हम लोग पहले भी बहुत सारे फिल्मों में, वेब सीरीज में हम लोगों ने देखा है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। और ना मुझे एक ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि जो IAS ऑफिसर होते हैं, जो ये जो रोल वाले जो मतलब रोल जो निभा रहे होते हैं, उनको इतना विलेन टाइप का क्यों दिखा दिया जाता है, एक तो मेरी ये शिकायत है। लेकिन एक सीन है, स्पॉइलर नहीं है, मतलब मैं इस सीन के बारे में बता सकता हूँ। एक सीन है जहाँ पे प्रकाश राज और वो एक्टर और उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, और ना वो प्रकाश राज के ऊपर हावी होते हैं और उस समय बताते हैं कि तुम्हारा बेटा अगर मतलब बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते। और फिर वहां पे ना वो इस चीज को साबित कर देते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, और मतलब एक समय के लिए उनका कैरेक्टर काफी निगेटिव के तौर पर, लेकिन उन्होंने अपनी जो वो निगेटिव कैरेक्टर है वो असल में निगेटिव नहीं है। वो सर्कमस्टांसेस जैसे बन जाते हैं कि वो ऐसा रिएक्ट करते हैं, उस चीज को साबित कर दिया है। उसके अलावा एक एक्टर है जिसके बारे में मैं बोलना भी चाह रहा हूँ, नहीं भी बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि इन लोगों का वो मजा खराब हो जाए, लेकिन हल्का सा जिक्र कर देता हूँ। एक एक्टर है जो रांझना में धनुष का दोस्त बना है, वो फिल्म का ना हाईलाइट है। जब वो सीन आता है, आई थिंक 5 मिनट का वो सीन होगा, वो सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक, उस समय का सिचुएशन, उस समय की एक्टिंग, धनुष की भी, धनुष का बहुत कम ही मतलब जो भी डायलॉग है उसमें बहुत कम है, जो है वो जिशान अयूब की है। और मैं ना ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करता कि वो उसको उस रोल में खा गया, ये कर दिया। भाई उस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, उसको उसने डिलीवर किया, वो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया सीन है। जिशान अयूब की मैं बात कर रहा हूँ। जिशान अयूब जिस समय स्क्रीन पर आते हैं उस समय मतलब मेरा ऐसा रहता नहीं है कि मूवी हॉल में जाऊँ और सीटी बजाऊँ, लेकिन एक समय को मेरा भी मन किया कि उठ के ताली तो बजा ही दो, इतना अच्छा वो सीन है और उनकी एंट्री है। कैमियो होना चाहिए तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब इसी पर हम आते हैं डायलॉग्स पे, ठीक है। फिल्म के ना 2-4 डायलॉग्स मैंने लिखे थे, उसमें नोट कर लिए थे, मैं बताता हूँ। जिशान अयूब का एक डायलॉग है कि प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। अब वो रेफरेंस क्या है वो फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद जिशान अयूब का एक डायलॉग है, तू मर तो सकता है पर निजात नहीं पा सकता। एक डायलॉग है जिसको लौंडे सुन करके चिल्लाएंगे, तुम्हारी टी शर्ट काम में उतर सकती है, मैं प्यार में शर्ट कैसे उतार सकता हूं। धनुष बोलते हैं कृति सेनन को। क्या सिचुएशन है आपको देखने के बाद पता चलेगा। एक है, तुम्हारे प्यार में जानवर से इंसान बन गया, ये तो फिर भी एक एग्जाम है। उसके बाद एक गाना है यूपीएससी के एग्जाम को लेकर के। अब वो गाना आपको भले बाद में याद रहे या ना रहे, पर जिस सिचुएशन में और जिस तरह से उस गाना को फिल्माया गया, वो गाना बहुत मजेदार है। यूपीएससी का एक नया फुल फॉर्म भी हमें पता चला है, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी कॉलेज। और जब गाने की बात हो ही रही है तो डिटेल में आप बताइए। गाने पे जाने से पहले एक डायलॉग और है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया उस फिल्म में। जब जिशान अयूब और धनुष का कन्वर्सेशन हो रहा होता है तो उस समय धनुष ये बात कहता है कि मुझे बचा लो, और मुझे पता नहीं है कि मौत के बाद भी ये दर्द कम होगा या नहीं। तो वो जो इंटेंसिटी है उस समय, जो वो सीन अपने आप में ही बहुत अच्छा है। वो डायलॉग भी उसी तरीके से लिखे गए हैं कि उस सीन को बहुत ही मस्त बनाते हैं। और रेफरेंस है वहाँ पे जिशान अयूब का आना, यानी कि वो रेफरेंस है रांझना का। वो किस तरह से है ना, एक्चुअली ना हम लोग बहुत बताना चाह रहे हैं इस बारे में, लेकिन आखिर में बहुत कुछ तो बता भी दे रहे हैं, बट आप वो देखिएगा ना तब पता चलेगा वो सीन क्या है, उसका महत्व क्या है।
खैर गाने पे आते हैं। सॉन्ग्स सारे ही सॉन्ग्स जो हैं वो अच्छे हैं, मतलब आई प्लीजिंग, आप मतलब ईयर प्लीजिंग आप कह सकते हो उसको, कानों को सुकून देते हैं और आंखों को भी सुकून देते हैं स्क्रीन पे जब वो गाना प्ले हो रहा होता है। चाहे वो लव रोमांस के वक्त जो है, जब पहला पहला प्यार होता है और उस समय जो गाना प्ले होता है उसमें धनुष की जो मस्खरी होती है, जिगर ठंडा मुझे लेकिन सबसे अच्छा जो गाना लगा वो आवारा अंगारा जो गाना है वो बहुत अच्छा लगा है। वो एक तरफा प्यार को लेकर उसमें एक लाइन है कि टूटा क्यों मैं, ना मैं शीशा ना मैं तारा, मतलब एक तरफा आशिक है जिसको ये पता नहीं है कि वो कहाँ गलत है। तो वो एक सवाल, मतलब ये इरशाद कामिल की लाइन है कि मैं क्यों टूट गया, ना तो मैं शीशा था ना मैं तारा था, यानी वो उस वानगी को बयां कर रहे हैं कि एक तरफा आशिक के साथ क्या होता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। खास बात ये कि इस गाने को जो गाया है वो फ़हीम अब्दुल्ला ने गाया है। वही सिंगर हैं जिनको सैयारा की वजह से जो लव एंथम बन गया था उन्होंने ही आवाज़ दी है। गाना बहुत अच्छा है और जिस सिचुएशन में आता है वो भी बहुत प्यारा है। और मुझे अग्निपथ मूवी का वो जो एक गाना है, समझ गया, ऋतिक रोशन अपनी बहन के लिए गाता है। हाँ, ऋतिक रोशन जो अपनी बहन के लिए गाता है, अभी मुझ में कहीं, सोनू निगम का गाया हुआ वो गाना उस सिचुएशन की वजह से लोगों के मन में मतलब जगह ले गया और मुझे लगता है इस गाने के साथ भी यही होगा। दूसरा गाना, एक और गाने का मैं जिक्र करूंगा, चिन्नावरे। चिन्नावरे गाने की खासियत ये है कि इस गाने को जो है धनुष ने ही लिखा है। ये बॉलीवुड फिल्म लवर्स जो हैं उनके लिए एक गिफ्ट होगा धनुष की तरफ से, जो कि भूल चुके थे कि धनुष ने कोलावेरी से पहचान बनाई थी और वो एक्टर धनुष को जानने लगे थे या याद करते थे। उनके लिए एक ट्रीट के तरीके होगा कि बहुत समय बाद धनुष का कोई गाना हिंदी फिल्मों में आपको दिखेगा। तीसरा जो गाना है जिसपे चर्चा करना बनता है वो है तेरे इश्क में। तेरे इश्क में टाइटल ट्रैक है। हालांकि जब भी मैंने ये गाना सुना मुझे लगा कि मैंने ऐसा मिलता जुलता गाना पहले भी सुन रखा है और इस वजह से मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा इस गाने को कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत लोगों को याद रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रील्स बनने लगे, इसके ऊपर रील्स कटने लगे। हाँ, वो धीरे धीरे होने लगता है। वो आपको पता चलेगा 5 साल बाद कोई रील कटने लगी इस पे, लेकिन एक गाने पे रील कटेगी, वो है आवारा अंगारा। मुझे उस गाने को लेकर लग रहा है AR रहमान का जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब चीज़ बहुत ही अच्छा है। फिल्म को सुंदर बनाता है, कहीं पे भी लाउड नहीं लगता है, जरूरत भर संगीत है और अच्छा संगीत है, सुना जा सकता है। गाने को लेकर बस लास्ट में एक पॉइंट मैं ये जोड़ना चाहता हूँ। हम लोग बीच में बात भी कर रहे थे कि जब अरिजीत गाते हैं ना तो उस समय ना लड़की भी उतना सुंदर नहीं गाते जितना सुंदर ना अरिजीत गाते हैं। अब वो जो फील है ना, लड़के होने के बावजूद भी अरिजीत के गाने पे ज्यादा फील आ रहा था, जबकि सेम लाइन और सेम जो वो था, वो सिचुएशन वो लड़की का भी एक समय पे था और लड़की भी गाती है। जैसे आशिकी 2 में था, आशिकी 2 का तो गाना श्रेया घोषाल का भी अच्छा है, अरिजीत का भी अच्छा है, बट यहाँ पे ना लड़की से ज्यादा ना अरिजीत का आवाज अच्छा है। तो गाने पर अब बात हो गया। अब एक बात है, शायद आपको लगे कि ये क्यों जरूरी है, बट जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप ट्रेलर देखेंगे आपको पता होगा कि इसमें धनुष एयरफोर्स में अपना सर्विस दे रहे हैं, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट होते हैं। हाँ, तो ना VFX, क्योंकि बहुत सारे सीन हैं जहाँ पे वॉर का सीन है, ब्लास्ट के सीन है और वहां पे ना VFX बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब नाम मैं क्या ही लूं, एडिटर लगा दीजिएगा। आजकल 2-3-400 करोड़ की फिल्में आई हैं और जो VFX के नाम पर ही बेची जा रही थी। ये फिल्म आप देखिए, इस फिल्म से सीखनी चाहिए, जिसका मतलब अगर उस थोड़ा ऊपर नीचे भी होता तो शायद मायने नहीं रखता क्योंकि लव स्टोरी मूवी है, लेकिन उसके बावजूद भी ना हमारा ध्यान खींचा वो चीज कि VFX बहुत बढ़िया है। एक सीन का हम लोग बात भी कर रहे थे, एक जगह एक सीन होता है जहाँ पे ना ब्लास्ट होता है और धनुष कृति सेनन को बचाते हैं। वो सीन शीशा के बाहर लगातार 2-3 ब्लास्ट होते हैं और वो ब्लास्ट और मतलब शीशा टूट करके और वो मतलब कैंटीन एरिया होता है शायद, अंदर की तरफ आता है और वो पूरा तोड़ फोड़ जो ब्लास्ट से होता है, पूरा शीशे जो टूट रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है, लोग जख्मी हो रहे हैं, वो इतना जबरदस्त, मतलब VFX का वहाँ पे इतना बढ़िया काम, कहीं से भी वो बनावटी नहीं लगेगा और बहुत डिटेल में VFX पे काम हुआ है, वो देखने में मतलब वो भी अच्छा है। और VFX पे बात होनी चाहिए कि इस मूवी से
जो VFX बेस्ड ही सिनेमा बन रहा है आजकल, हाँ, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें। अब उस पॉइंट पे हम लोग 2 मिनट लेंगे कि जाहिर सी बात है, जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो फेसबुक से लेकर के तमाम जगह पे रीलें बनती हैं, लोग लिखते हैं, है ना। चाहे वो कबीर सिंह ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए, बहुत सारी फिल्में हैं, आपको पता है। तो क्या वैसा कुछ एंगल है इसमें? अगर मुझसे पूछिएगा तो ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब ना फिल्म मेकर भी ना क्रिटिक को पढ़ने लगे हैं। किसका पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, बट पढ़ रहे हैं। और बहुत ही स्मार्टली इस फिल्म में उन्होंने इतना बैलेंस किया है ना कि ना आप अच्छे से समझा पाएंगे कि मतलब कृति सेनन खुद ही कई जगह पे डायलॉग के माध्यम से ये बताती है कि क्यों उस लड़के से वो प्यार नहीं कर सकती। हाँ, जैसे कि क्या होता है कि जब भी अल्फा मेल को दिखाने की कोशिश की जाती है तो उसमें औरतों के साथ मारपीट, औरतों के साथ हिंसा, या फिर कुछ ऐसे इशारे या फिर वर्बली अब्यूज वाली चीजें होती हैं जो कि लोगों को बार बार वो चुभता है कि ये चीज नहीं भी बोली जा सकती थी, यहाँ से बचा भी जा सकता था। लेकिन आनंद एल राय की इस पिक्चर में ये इतने अच्छे से दिखाया गया है कि अगर वो लड़का वैसा है तो एक जगह जाकर कीर्ति सेनन इस चीज के बारे में बात भी करती है कि उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से कीर्ति सेनन उसके पास नहीं है। कीर्ति सेनन बोलती है एक जगह, फिल्म में डायलॉग है उनका, कि उसका प्यार बहुत इंटेंस था जिस वजह से उन्हें डर लगने लगा था। जिस समय वो मना कर रही होती हैं धनुष को, वो ये बात बोलती हैं कि तुम्हें ना सुनने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाई। तो ये जो अल्फा मेल वाली कैटेगरी जो बनाई गई है, जिसको माचो मैन दिखाने की कोशिश की जाती है आजकल के बॉलीवुड सिनेमा में, यहाँ पर उसको, उस कैरेक्टर को माचो मैन नहीं दिखाया गया है। उसकी गलत चीजों को गलत बोला गया है और बाकायदा एक दलील के साथ बोला गया है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि फिर किसी को स्पेस मिलता है वहां पे ये लिखने का कि इस मूवी में ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी और इस चीज से बचा जा सकता। बिल्कुल। और क्लाइमेक्स जब मूवी जब खत्म होती है तो बड़ा अच्छे एंड पे खत्म होती है, और वो एक सब्जेक्टिव मतलब चीज है, मैटर है कि उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे लगता है जानबूझ के इस तरह का एंड किया गया है, वहां पे आप डिस्कशन कीजिए कि बेसिकली जब फिल्म का क्लाइमेक्स आता है तो क्लाइमेक्स भी जस्टिफाइड है अपने आप में कि लड़के को लड़की क्यों नहीं मिल रही है, लड़की को लड़का क्यों नहीं मिल रहा है, एक लव स्टोरी क्यों नहीं बन पाई। वो फिल्म देखेंगे, कहानी समझेंगे तो खुद ब खुद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये क्लाइमेक्स ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों। आजकल मूवी को उस एंड पे छोड़ा भी जाता है कि ताकि दर्शक खुद कुछ सवाल लेकर घर जाएं और उसके बारे में डिबेट करें और फिर फिल्म की कहानी के बारे में सोचे। तो ऐसी फिल्में बहुत समय तक लोगों के जहन में रह जाती है, तो वो भी चीज अच्छी। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि अभी फैमिली मैन से बहुत शिकायत थी कि क्लाइमेक्स ऐसे एंड पे खत्म किए हैं कि बहुत वो लालच में कि सीजन 4 आए। सबसे अच्छी बात है कि इसका एक प्रॉपर क्लाइमेक्स है, और भले ये तेरे इश्क में 2 बना लें, उसकी एक नई कहानी होगी। इसमें ना वो एक एंड पे नहीं छोड़ा गया है कि अब आगे क्या, ये क्या, वो क्या, वो आप सोचिए, बट डायरेक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया है। तो ओवरऑल यही कहानी है तेरे इश्क में की। और मुझे नहीं लगता कि तेरे इश्क में 2 आएगी, क्योंकि अगर आना होता तो रांझना 2 आती। ये कुछ और ही लेके आएंगे, उस पे लिखा हुआ रहेगा फ्रॉम द मेकर्स ऑफ तेरे इश्क में और रांझना। क्योंकि ये मूवी भी मुझे लग रहा है कि सैयारा जिस तरीके से, कहानी बहुत स्ट्रांग नहीं थी सैयारा की, लेकिन जितना दर्शकों का उसको प्यार मिला उस हिसाब से देखा जाए कि अगर सिनेमा हॉल तक दर्शक जाते हैं, जो कि जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समय बाद कोई ऐसी फिल्म लव स्टोरी आई है, उसकी कहानी अच्छी है और मतलब लोगों को 1 मिनट के लिए उससे अटैचमेंट होगा, डिटैचमेंट होगा। कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कहानी अच्छी है और बढ़िया फिल्म है। जिसको ये शिकायत है ना कि बॉलीवुड कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, बॉलीवुड में कुछ बढ़िया नहीं बन रहा है, एक फ्रेश कहानी है, एक बढ़िया कहानी है। जेनजियो के लिए आप रांझना कह सकते हैं, और हम लोग जो मिलेनियल्स है, हमें भी अगर अच्छी लग रही है, यानी कि एक फ्रेश टेक है, एक बढ़िया कहानी, अच्छी कहानी है। यही अगर साउथ में रिलीज हुआ होता तो वहाँ मतलब कि साउथ में एक से एक फिल्में बन रही है, ऐसे ऐसे करके हम लोग डब में खूब देखते, लेकिन बॉलीवुड में आज बन रही है तो इसको आप नकारिए मत और जाइए और फिल्म देखिए। एक और चीज में, डायरेक्शनल जो ट्रीटमेंट, छोटी छोटी चीजें ऐड करते हैं ना, एलिमेंट्स ऐड करते हैं और जिसको बाद में डिकोड किया जाता है सीन को। 2-3 सीन्स ऐसे थे जो कि पहली नजर में ही लगता है कि ये कितना अच्छा इन्होंने शूट किया। जैसे सबसे पहले वो एक सीन आता है जिसमें कीर्ति सेनन पहली बार
शंकर के घर यानी धनुष के घर जा रही होती है। और दोनों के बीच में जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर कहें, तो दोनों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड में आसमान जमीन का अंतर होता है। तो कीर्ति सेनन स्टेयर्स चढ़ रही होती है और उनकी हील जो है वो स्टेयर में फंस जाता है, क्योंकि वो स्टेयर्स बहुत वैसी रहती हैं लोहे वाला। कहीं ना कहीं एक रेफरेंस दिया गया कि कीर्ति सेनन जिस बैकग्राउंड से आती हैं और जिस बैकग्राउंड के इंसान से मिलने जा रही हैं, दोनों के रहन सहन और इस चीज़ में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है और वो शायद वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। एक ये था। दूसरा एक मुझे बहुत अच्छा लगा जब धनुष एक बहुत ही वायलेंस इंसान से थोड़ा चेंज हो रहा होता है, उस समय भगवान शिव के ऊपर जल डालने का सीन है। वो सीन एक वो स्टेटमेंट था कि जो उसका गुस्सा है, अब उस पर वो पानी डालकर गुस्सा ठंडा हो रहा है, गुस्सा ठंडा हो रहा है। तो ये सब आप मूवी देखने जाएंगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे चंक्स दिखेंगे जो कि आनंद एल राय की डायरेक्शनल ब्रिलियंस आप इसको कह लीजिए, बहुत ही अच्छा था ये छोटा छोटा चंक, और वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों दिखाया गया। ठीक है, तो फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं, आपकी तरफ से कितना स्टार? मेरी तरफ से मैं आधा स्टार जो है ना, मैं वो भविष्य के लिए रखता हूँ कि भविष्य में इससे भी कोई बेहतर मूवी आएगी। एक दो जगह था जहाँ पे मैंने जैसा कि जिक्र किया, इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें खटकेंगी, उसी इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसके बेसिस पे ही मैं जो है वो आधा स्टार काट रहा हूँ। 4.5 स्टार मैं दूंगा, देख के आइए, बहुत अच्छी मूवी। ठीक है, 4 स्टार मेरे तरफ से भी। आधे तुमने 1 स्टार क्यों काटा? मैंने 1 स्टार इसलिए काटा ना क्योंकि मुझे ना मतलब कुछ चीज ऐसा लग रहा था कि मतलब ना ये थोड़ा अगर कम भी होता, जैसे दोस्त का जो उसकी एक कहानी जो थी वो बीच में ही ये लोग मतलब गायब कर दिए इस वजह से। और ट्रेलर देखने के बाद जो लग रहा था कि एक अलग इंटेंस और इस तरह की मूवी होगी, जब हम लोग फिल्म देख रहे थे तो वो इंटेंसिटी जो थी वो थोड़ी कम लगी, और इसी वजह से। एक और खास चीज, एक जगह पे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है लोगों को, और वो ये है कि जब भी कोई आशिक का दिल टूटता है आजकल मूवी में जो है उसको यूपीएससी करवाने लगता है। सीन्स ऐसे होते हैं कि पापा मेरा पैर टूट गया तो पापा बोलेंगे यूपीएससी कर लो, पापा मेरा दिल टूट गया तो यूपीएससी कर लो, पापा मेरा यूपीएससी नहीं निकल रहा है, अरे यूपीएससी कर लो। ये वाली चीज जो है इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का, तो वो है। खैर मूवी अच्छी है। हाँ, तो इसी एंड पे इसको खत्म करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते ये वीडियो दिखाते रहिए लिट्टी चोखा। इसको कट मत करना।